हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 का चैप्टर 3 धातु और अधातु लेके आए हैं। वन शॉट रिवीजन। इसमें पूरा चैप्टर आपको बताया जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट के साथ। मतलब पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट होगा। इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 बता दिए पूरा, और एक और चैप्टर 13 बता दिए हैं, मतलब 13। उसके बाद 1 और 2, आज ये तीसरा चैप्टर है। टोटल आपका 13 चैप्टर है, उसमें से 4 चैप्टर हो गया, समझ गए? तो 9 दिन में और कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी लिखिए कम से कम कमेंट में, समझ गए? चलिए, और अपना क्लास 10 का दोस्तों के साथ शेयर करें। मैथ का भी वीडियो आप देख सकते हैं, और साइंस का और भी वीडियो आपको देखना है तो चैनल पे बने रहें। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले धातु और अधातु समझिए क्या होता है। धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज होता है, जैसे सोडियम, पोटासियम। आप लोग जो याद किए हैं, धातु कठोर होती है, चमक होती है, आघातवर्ध और तन्य होती है, वो धातुओं का गुण है। उसी तरह अधातु वे है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उस पर माइनस चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। आगे ये सब चीज़ आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सोना। सबसे तन्य धातु सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। अशुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक आघातवर्ध है? सबसे अधिक आघातवर्ध धातु क्या है? सबसे अधिक आघातवर्ध धातु और तन्य धातु दोनों सोना है। समझ गए आप लोग? मतलब पतला तार भी बना सकते हैं इसका, और पतला चादर भी। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है सोना, और चांदी भी होगा और प्लेटिनम भी होगा, याद रखिएगा। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है? धातु अगर आए तो पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, Hg, ये कमरे के ताप पर द्रव है। अधातु पूछे तो ब्रोमीन। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलता है? हथेली पर रखने से कौन सा पिघलता है? गैलियम। गैलियम माने गलना, याद रखो। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो कॉपर होगा। समझ गए आप लोग? ध्यान रखना है, मतलब सबसे अच्छा तार चांदी का बन सकता है। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? पीबी, मतलब सीसा विद्युत का कुचालक है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? सोना, चांदी। सोना और चांदी। चांदी नहीं दिया गया है इसमें, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग जो है क्या करने में करते हैं? आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। आगे, कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक और है जिंक ऑक्साइड, ZnO। मतलब ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम को और पोटेशियम को। नहीं दिया है तो यहाँ पे लिथियम होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबको। कौन सी अधातु? अभी तुरंत बताया, ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? जस्ता को, क्योंकि जस्ता धातु है। इसी को बोलते हैं आघातवर्धनीयता, धातु को पीटकर पतली चादर बनाना। एक अधातु जिसमें चमक होती है, आयोडीन अधातु है फिर भी चमक। हीरा भी होगा, सबसे कठोर अधातु है और पदार्थ है हीरा। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो पेंसिल का लीड में भरा जाता है वो ग्रेफाइट है। वो अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है। कौन सा धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसमें दिया नहीं है। सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं? मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है, हवा के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है। इनमें में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है? सोडियम। सबसे कठोर तत्व है हीरा, अभी तुरंत बताए, और ये अधातु है फिर भी चमकदार है। इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या होता है? जो टूटता है प्लस माइनस में। CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। सोडियम इसमें, इससे भी आगे पोटेशियम होता है, वो दिया नहीं है। फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो यही याद रखना आपको, D नंबर। इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभी तुरंत पढ़े यहाँ पे, सोडियम। पोटेशियम दिया नहीं है तो क्या होगा? सोडियम। इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होगा? देखिए, सोडियम यहाँ नहीं दिया है, मैग्नीशियम भी नहीं दिया है,
जिंक भी नहीं दिया है तो कॉपर होगा, मतलब ये ज़्यादा है, फिर ये सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटासियम। देखिए अभी तुरंत बताया, सबसे अधिक पोटासियम, तब सोडियम, तब मैग्नीशियम, तब जिंक, तब कॉपर। इसको याद रखना है आपको। इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना चांदी है, तो यहाँ देखिए Au माने सोना। कौन उपधातु है? सिलिकॉन। उपधातु माने ऐसा यौगिक जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण उपस्थित हो। हीलियम कौन सा तत्व है? ये अक्रिय गैस है। हेमा, नीलम और कटरीना, सिनेमा की रानी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सब जो है अक्रिय गैस है। गंधक क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। खनिजों से संबंधित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। खनिज में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसको बोलते हैं गैंग। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाले तत्वीय यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज। पारद का मुख्य क्या है? सिनेबार। पारद माने पारा होता है और सिनेबार मतलब HgS। सिनेबार किसका है? तुरंत बताया, पारा का। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना को बोलते हैं यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, मतलब जंग से बचाने के लिए ये करते हैं। लोहा का फ्राइंग पैन जो है जिसपे ऑमलेट सब बनता है उस पर जिंक का परत चढ़ाते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, अभी तुरंत बताया। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम क्या है? कोई भी मिश्र धातु है और उसमें एक धातु अगर पारा हो तो उसे अमलगम कहा जाता है। इनमें से कौन अमलगम है? मिश्र धातु में एक धातु पारा, तो पारा यहाँ पे है और सोडियम है। पीतल मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है? दो धातु या एक धातु और एक अधातु के मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो कॉपर और जिंक, इससे बनता है पीतल। पिताजी याद रखिए ट्रिक, पीतल बना है तांबा और जिंक से, तांबा को कॉपर, जिंक को Zn। कांसा किससे बना है? कॉपर और टीन से। पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पीतल। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर, इससे बनता है होल्डर। चलिए अब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समझ गए आप लोग? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन, आघात वर्णिता क्या है? उदाहरण दे। आघात माने क्या होता है? घात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनता, जैसे सोना चांदी। और सबसे अधिक आघातवर्ध धातु और तन्य धातु क्या है? सोना है। शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, क्यों? धातुओं में मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर गतिशील हो जाते हैं, जिससे उष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसलिए धातु की सतह प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे धातु की सतह चमकदार दिखाई देती है। कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है? तो धातु में वही मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में विद्युत संचारण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, जिससे धातु विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड, अभी तुरंत बताए। ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही गुणों को प्रदर्शित करता है। जब कोई धातु, जैसे एग्जांपल है जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? अभी तुरंत बताएं। सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, या हवा से अभिक्रिया करके स्वतः जलने लगता है, मतलब सोडियम ऑक्साइड Na2O बना लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। और सोडियम का अगर एक टुकड़ा ले लेंगे और इसको पानी में डालेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाता है। समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन, एक धातु और एक अधातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु पारा 4 अक्षर, यहाँ भी 4 अक्षर, अधातु में 5 अक्षर, ब्रोमीन में भी 5 अक्षर। अगला, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन डालने पर क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें। जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डालने से आयरन विस्थापित हो जाता है और जिंक सल्फेट का घोल प्राप्त होता है। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग पढ़े थे ना, ZnSO4 बनेगा, Fe बाहर कर देगा, चैप्टर 1 में बताए थे। विस्थापन अभिक्रिया यही होता है। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया का समीकरण लिखें। कैल्शियम, इसमें जल डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा।
सोडियम में जल डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और उष्मा बाहर होगा। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। समझ गए आप लोग? आगे चलिए। चैप्टर 1, 2 जो नहीं देखे हैं पहले देख लेंगे आप लोग, फिर चैप्टर 3 देखिए, और चैप्टर 13 भी बना दिए हैं जो आपका साइंस का लास्ट चैप्टर है। 4 चैप्टर का वीडियो कंप्लीट हो गया आप लोग का, समझ गए? 13 चैप्टर ही है आप लोग का, पहले 16 चैप्टर था, 3 चैप्टर हटा दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? हाइड्रोजन एक अधातु है, फिर भी उसे सक्रियता श्रेणी में जगह दिया गया है, क्यों? मतलब उसको हेलिना मतलब सोडियम पोटेशियम के साथ रखा गया है। धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा धन आयन बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में जगह दी गई है। आयनिक आबंध क्या है? जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयनिक आबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को लिखें। ये प्रायः रवादार, ठोस और थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये प्रायः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग देखे होंगे रेलवे ट्रैक पटरी को जोड़ा जाता है तो वही है, जब आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम से अभिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, माने गर्मी। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण देखिए, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसमें एल्युमिनियम डाले तो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और उष्मा बाहर हुआ। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, जो 2 गो पटरी होता है। बहुत बड़ा पटरी नहीं होता है। हम भी बचपन में सोचते थे कि रेलवे पटरी एक किट होता है, बाद में पता चला वो पीस पीस में होता है। बाद में उसको ज्वाइंट किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, इसे बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, बड़ा बड़ा मशीन है उसको भी जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है। यौगिक X को पहचानें, अभिक्रिया का नाम दें, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 X है और थर्मिट अभिक्रिया ये नाम है, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धि बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन माने क्या आता है? कोई भी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, उसे बोलते हैं भर्जन। भर्जन माने भूंजना। तो ZnS जिंक सल्फेट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होता है। निस्तापन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। निस्तापन माने इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है और अवाष्पशील अशुद्धि बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ZnCO3, इसमें उष्मा दिए, ZnO प्लस CO2 बाहर हुआ। अगला क्वेश्चन, भर्जन और निस्तापन में अंतर, परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति में गर्म करता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त होता है या कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है, ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है? वे खनिज जिसमें धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं अयस्क। जैसे अगर हमको एल्युमिनियम चाहिए तो बॉक्साइड से प्राप्त होता है। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं होता, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। अगला, संक्षारण को परिभाषित करें। ये चैप्टर 1 में भी आप लोग पढ़े थे, जैसे लोहे में जंग लगना, ये सब। तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं? असदलेपन, मतलब जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे की वस्तु पे, पेंट करके धातु के ऊपर पेंट चढ़ाते हैं, पेंटिंग करते हैं। संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? वायु में ऑक्सीजन और वायु में नमी।
लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताए। यसदलेपन, इस विधि में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। पेंटिंग, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। हाइड्रोजन एक अधातु है, फिर भी उसे सक्रियता श्रेणी में जगह दिया गया है। क्यों? हाइड्रोजन धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा धन आयन बनाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में जगह दी गई है। समझ गए? मिश्र धातु देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिश्र धातु क्या है? जब कोई धातु, मतलब देखिए मिश्र धातु कैसे बनेगा? धातु और धातु को मिलाएंगे या एक धातु और एक अधातु को मिलाएंगे। मतलब धातु रहना जरूरी है मिश्र धातु में। 2 धातु या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण। समांगी मतलब क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में मिलाना, वही है अधातु आपका। समझ गए? मिश्र धातु, सॉरी। जैसे अभी आपको बताया, किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा धातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे इस्पात, जहाज, पुल और वाहन के निर्माण में इस्पात में लोहा और कार्बन होता है। पीतल, तांबा और जिंक से बनता है बर्तन निर्माण में। मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है? पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत ठंडा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं मिश्र धातु। धातु निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की उपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटक किसे कहते हैं? एनोड। अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड कहते हैं। कैथोड, शुद्ध तांबे की छड़ को कैथोड कहते हैं। एनायन, कैटायन। विद्युत अपघटे, धातु के लवण विलयन कॉपर सल्फेट को विद्युत अपघटे कहते हैं, CuSO4। एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। क्यों? एल्युमिनियम संचारित नहीं होता, यह ऊष्मा का सुचालक है, यह एक मजबूत और सस्ती धातु है। लेकिन इसमें हम लोग नींबू का अचार और खट्टे पदार्थ, दही तही नहीं रख सकते। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात मतलब लोहे का नहीं। क्यों? तो तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन लोहा मतलब इस्पात का नहीं। तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताइए। तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। अगला देखिए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, अतः ये संचारित नहीं होती, इसकी चमक भी तेज होती है, अतः इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है। सोना और चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? देखिए, धातु और अधातु में गुण आएगा, भौतिक गुण भी, रासायनिक गुण भी। भौतिक गुण आप लोग जानते हैं कि धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। धातु आघातवर और तन्य होती है, धातु आघातवर और तन्य नहीं होती। लेकिन यहाँ रासायनिक अंतर भी आपको निकालना है। तो पहला, धातु है विद्युत धनात्मक होती है, मैंने पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम, कैल्शियम +2 +1। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे ऑक्सीजन -2, क्लोरीन Cl-1। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। यह अभिक्रिया विधियां है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। कुछ धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है, धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है।
ये 3 को भी आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए। आएगा वैसे तो 3 को ही अंतर आएगा, 3 भौतिक गुण 3 रासायनिक गुण। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तुरंत बताए। पारा के एक मुख्य अयस्क का नाम और सूत्र लिखें। तो पारा का मुख्य अयस्क है सिनेबार, इसका सूत्र है HgS। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है? तो इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु अयस्क में बदला जाता है। पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण HgS है, इसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, उष्मा देते हैं तो Hg और SO2, फिर HgO को उष्मा देते हैं तो Hg + O2 बाहर। कॉपर के एक मुख्य अयस्क, कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर ग्लास Cu2S, और इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। निष्कर्षण कैसे होता है कॉपर का? Cu2S, कॉपर ग्लास में ऑक्सीजन डालते हैं, हीट करते हैं, C2O + SO2, फिर Cu2O में Cu2S डालते हैं, उसमें देखें तो कॉपर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होता है। जस्ता के एक सल्फाइड एवं एक कार्बोनेट अयस्क का नाम और सूत्र लिखें। तो सल्फाइड अयस्क है जिंक ब्लेड जेनेरस, कार्बोनेट अयस्क केलामाइन, सूत्र ZnCO3। अब देखिए क्या बोला, इस अयस्क में किसका भर्जन और किसका निस्तापन होता है, समीकरण के साथ समझाइए। सल्फाइड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्ष का वर्णन करें। जिंक प्लेट का भर्जन और केलामाइन का निस्तापन होता है। निष्कर्षण का समीकरण भर्जन ZnS + O2 ZnO + SO2, निस्तापन ZnCO3 ZnO + CO2। सल्फाइड अयस्क ZnS से जस्ता धातु का निष्कर्षण, ZnS में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ZnO + SO2। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने से जस्ता प्राप्त होता है। देखिए यहाँ सॉलिड रूप में ZnO सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है तो Zn कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट मैंने बिंदु संरचना लिखे। ये रासायनिक आबंध कैसे बनाते हैं, इस प्रकार बने आबंध के प्रकार का नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, सोडियम Na+1 मैंने 2 8 1, और क्लोरीन Cl17 होता है तो 8 2 10 7 17, ये 7 को बॉन्ड बनाया है। रासायनिक आबंध का बनना, सोडियम इसमें Na+ है मैंने 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो Cl- हुआ। समझ गए आप लोग। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो Na+ हुआ, यहाँ पे डॉट आ गया, फिर सोडियम क्लोराइड माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल के सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन एवं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl- यहाँ पे माइनस होगा, आयन बनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर आयनिक विधि द्वारा NaCl का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बने आवन को आयनिक आवन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा NO2 की रचना को लिखें। Na281, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+ होगा 2 8, मतलब जैसे 11 था 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10। उसी तरह O में 2 गो ऑक्सीजन जुटा तो 8 होता है, तो 2 गो जुटा 10 गो हो गया। सोडियम से ऑक्सीजन में, फिर सोडियम से ऑक्सीजन, इस तरह बना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgO की संरचना को दर्शाए। Mg कितना होता है 12, फिर इसमें 2+ आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 10 हो गया। फिर O होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन घुसा तो 10 हो जाएगा, इस तरह बनेगा ये। उसी तरह MgCl2 है, Mg 12 + 2 में 10 हो गया। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जुटा तो 18 हो गया और बन गया ये संरचना। चलिए बस कुछ फिगर है फिर चैप्टर खत्म होगा। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। एक यौगिक AB के बनने में A प्रत्येक परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि B का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो A में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ तो A+, B में इलेक्ट्रॉन जुटा तो माइनस, तो A से B बन गया, ये बन गया। आयनिक यौगिकों के गुण, भौतिक गुण। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायक में अविलेय होते हैं।
विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं में चालकता को गुण प्रकट करने के लिए किए गए प्रयोग के चित्र में लिखें। पहला है ए नंबर धातु का छड़, बी नंबर है छड़ का खुला सिरा, सी नंबर है मोम, डी नंबर क्या है पिन है, पिन, ई नंबर बर्नर मतलब जलता है जो, इसमें भी यही बताना है। ए नंबर धागा, बी नंबर परख नली, यह है परख नली, सी नंबर है कॉर्क जो लगा रहता है ऊपर में, ये वाला हिस्सा टोपी के ऊपर जो लगा रहता है, डी नंबर परख नली स्टैंड, ये वाला पूरा स्टैंड है, ई नंबर तांबे की तार है, ये वाला तार है। देखना है आपको फिगर को 2-3 बार हो जाएगा। चित्र में धातु पर भाप की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ABCDE को नामांकित करें। ए क्या है धातु का नमूना, बी क्या है बर्नर, बी है बर्नर ये जल रहा है जो, सी है गैस जार, ये गैस का जार है, डी नंबर हाइड्रोजन गैस ये वाला फटफट का आवाज़, ई नंबर जल है, ये जल से भरा हुआ, यहाँ पे जल भरा हुआ है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिस्खलन से संबंधित चित्र, एनोड कैथोड। ए नंबर क्या है कैथोड कैटायन, बी नंबर है एनोड, सी नंबर है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, डी नंबर अपद्रव एनोड पंख, ई नंबर है Cu2+ कॉपर प्लस। नीचे दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाइए। ए नंबर बल्ब है, बी नंबर स्विच, सी नंबर बीकर, डी नंबर ग्रेफाइट छड़, ई नंबर लवण विलयन। यहाँ पे देखिए दिया गया है किसी धातु की तनु H2SO4 अम्ल से क्रिया कराई जाती है, उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई विधि से एकत्र कीजिए और नाम लिखना है। गैस का नाम, ए नंबर हाइड्रोजन, गैस को एकत्र करने की विधि अधोमुखी, सी नंबर क्या गैस जल में विलय है अथवा नहीं, क्या गैस वायु से हल्की है अथवा भारी, हल्की, गैस का रासायनिक सूत्र H2 मतलब हाइड्रोजन। हो गया आपका ये सेट कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा से देखिए आप लोग, सभी चैप्टर इसी तरह क्लियर हो जाएगा।